फिर से एक बार यूट्यूब चैनल 360 डिग्री जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित तथ्यों को। और ये जो बजट के तथ्य हैं ये सामान्य तथ्य नहीं हैं, ये एग्ज़ाम बेस्ड तथ्य हैं जो अभी तक एग्ज़ाम में आते रहे हैं। उसी पर्पज़ से इस बजट को बनाया गया है और उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी इससे काफ़ी प्रश्न आएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो वीडियो है पूर्णतः परीक्षार्थियों के लिए तैयार किया गया है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस वर्ष चुनावी वर्ष होते हैं उस वर्ष 2 बार बजट पेश किए जाते हैं। जैसे इस साल जो था 2024, इस साल लोकसभा का चुनाव था, जिस कारण इस बार 2 बार बजट पेश किए गए। सामान्य वर्षों में जो होता है वो 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार बजट पेश करती है और इस वर्ष भी यानी 1 फरवरी 2024 को हमारा अंतरिम बजट पेश किया गया। अंतरिम बजट इसलिए कि चुनावी वर्ष था और पुनः चुनाव होने के बाद पूर्ण बजट के लिए 23 जुलाई का डेट रखा गया और पूर्ण बजट जो है वह 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंतरिम बजट कब, 1 फरवरी 2024 को, और पूर्ण बजट आपको 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। और आपको पता ही है कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा यह बजट पेश किया गया और यह उनके द्वारा पेश किया गया 7वां बजट था। तो इस हिसाब से उन्होंने भी एक रिकॉर्ड को कायम किया है। भारत में सबसे अधिक बार महिला वित्त मंत्री के तौर पे उनके द्वारा बजट अभी तक 7 बार पेश किया गया है। ऐसे ऑल ओवर देखें तो सर्वाधिक बार जो है मोरारजी देसाई जी के द्वारा बजट पेश किया गया है, कुल 10 बार। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं इस बार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के थीम को हम जान लेते हैं। तो इस बार का थीम है कि अगली पीढ़ी के सुधारो। इसको अगली पीढ़ी को सुधारो नहीं पढ़ना है, अगली पीढ़ी के सुधारो पढ़ना है, यानी अगली पीढ़ी के लिए सुधार जो सरकार कर रही है वो थीम है। इसको अगली पीढ़ी को सुधारो, अगली पीढ़ी को सुधारना नहीं है, अगली पीढ़ी ऑलरेडी सुधरा हुआ है। तो ये हमको थोड़ा ध्यान से रखना है, यानी अगली पीढ़ी के लिए हम लोग क्या क्या सुधार करेंगे फ्यूचर के लिए, वो थीम रखा गया। ठीक है, अब आगे बढ़े तो ये जान लेते हैं कि अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से हमारे संविधान में बजट की चर्चा है। सिर्फ बजट शब्द की बात करें तो यह हमारे संविधान में नहीं है, ये आपको पता होगा ही। और ये बता दूं कि बजट जो मूल शब्द है वो फ्रेंच भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है। अब बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट का आकार कितना था। तो यह 48.21 लाख करोड़ रुपये का था। 48.21 लाख करोड़ रुपये का बजट था। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, ये वित्तीय वर्ष कब तक चलेगा, तो ये वर्ष सामान्यतः 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का यह बजट होगा। और इसमें कुल बजट आपको पता है कि 48.21 लाख करोड़ रुपए का है, यानी कुल व्यय जो होगा वो 48.21 लाख करोड़ रुपए का होगा। और सरकार की कुल प्राप्ति जो है वो 32.07 यानी 32.07 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल में से है कि इस जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में इस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान है, लक्ष्य है कि सरकार रखेगी। तो ये आपको बता दूं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 4.9% इस बार रखा गया है। तो राजकोषीय घाटा पूछाएगा तो कितना, 4.9%। किसका, तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ये कई बार सवाल राजकोषीय घाटा का पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो बजट जो है, तो बजट में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र को मिला है। तो इसकी बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो रक्षा क्षेत्र को मिला है, लगभग 4,54,000 करोड़ रुपए का। 4,54,000 करोड़ रुपए लगभग का रक्षा क्षेत्र को एक नंबर पे है। दूसरे नंबर पे हमारा ग्रामीण विकास है 2,65,000 करोड़ का। और तृतीय स्थान पर कृषि और उसका संबंधित क्षेत्र है जो 1,51,000 करोड़ का है। यानी बात करें तो प्रथम क्षेत्र पे बजट में हिस्सा मिला रक्षा क्षेत्र को, दूसरे पे ग्रामीण विकास को, और तृतीय पे मिला है कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र को। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब तो ये होगा किस क्षेत्र को कितना बजट मिला है। अब बात करते हैं बजट जो सरकार ने रखा है 48.21 लाख करोड़ रुपये का। तो इतना रुपये में बजट में आय भी है शामिल होता है और व्यय भी। तो इतने रुपये में सरकार को कहाँ कहाँ से आय होगा, यानी आमदनी सरकार कहाँ कहाँ से इतना लाएगी, और फिर जो पैसा लाएगी उसको कहाँ कहाँ खर्च करेगी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दूं कि बजट जो है उसका ज़्यादातर हिस्सा सरकार को टैक्स कलेक्शन से प्राप्त होगा। लगभग 63% जो हिस्सा है वो सरकार कहाँ टैक्स कलेक्शन से
इकट्ठा करती है और बाकी का बाजार से कर्ज लेकर लगभग 27% टैक्स में जुटाती है। ये तो हो गया मोटा मोटी। लेकिन क्षेत्र वाई बात करें तो सरकार के लिए पैसा आने का सबसे बड़ा सोर्स कहाँ से है, यानी सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को आता है बाजार के थ्रू कर्ज लेकर। सरकार कर्ज लेकर भी अपने आय के लिए कर्ज लेती है, तो वो सबसे बड़ा हिस्सा है लगभग 27%। दूसरे नंबर पे आयकर है, इनकम टैक्स 19%, यानी सरकार को आयकर से भी इनकम होता है। द्वितीय स्थान सरकार का तीसरा सबसे बड़ा आय का सोर्स जो है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 18% के करीब है। और आपको पता ही है कि जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है, ये आपको पता होगा। साथ ही पता होगा कि 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, जीएसटी दिवस। और भारत में जो है यह 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया है। कितना, 101 संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया। और जीएसटी पूछ दे आपसे कि जीएसटी जो नंबर जारी होता है वो कितने अंक का होता है, तो वह 15 अंक यानी 15 डिजिट का होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। चौथे स्थान पे आय के मामले में निगम कर यानी कॉरपोरेशन टैक्स का है लगभग 17%। अगर एक साथ करें तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो एक नंबर पर बाजार से कर्ज 27%, दूसरे नंबर पर आयकर इनकम टैक्स 19%, जीएसटी से 18% और निगम कर से 17%। ये क्रम है सरकार के आय का। अब जानते हैं सरकार का खर्च का क्या है, यानी सरकार कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा खर्च करेगी, यानी सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सरकार का जो पैसा जाता है एक नंबर पे, वो राज्यों को जो सरकार देती है, यानी राज्यों को जाने वाला पैसा 21% अपनी आमदनी का केंद्र सरकार राज्यों को बांट देती है। यानी राज्य केंद्र अपनी आमदनी का 21% राज्यों के बीच बांट देते हैं। थोड़ी देर बाद हम ये भी जानेंगे किस राज्य को कितना मिलता है, लेकिन पहले यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा खर्च है राज्यों को जो जाने वाला पैसा है। दूसरा नंबर पे है कर्ज जो केंद्र सरकार ली हुई है उसके ब्याज के तौर पे जो चुकाती है, वो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर का खर्चा है 19%। और तीसरा है केंद्र सरकार खुद की जो कई सारी योजना चलाती है, केंद्रीय योजना, जैसे विश्वकर्मा योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है, इस तरह कई सारी योजनाएं चलाती हैं जिसमें 18% खर्च करती है। और चौथा नंबर पे है केंद्र और राज्य मिलकर जो योजनाएं चलाते हैं, जिसको हम लोग केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं, उस पर 8%। यानी सरकार का खर्चा की बात करें तो एक नंबर पर राज्यों को जो पैसा मारती है 21%, 2 नंबर पर कर्ज चुकाने में 19%, केंद्रीय योजनाओं 3 नंबर पर 18% और केंद्र प्रायोजित योजना पर 8%। यह सरकार के खर्चा का ब्यौरा है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि सरकार का जो खर्चा है वो सबसे ज़्यादा राज्यों के बीच बढ़ता है 21%। तो राज्यों के बीच जो सरकार बांटती है 21%, वो इस वित्तीय वर्ष के अनुमान के अनुसार होता है 12.47 लाख करोड़, 12.47 लाख करोड़ रुपया। इसमें किस राज्य को कितना मिलता है, तो बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है इस 12.47 लाख करोड़ में उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा, एक नंबर पे है 2.23 लाख करोड़, 2 नंबर पे बिहार को प्राप्त होता है 1.25 लाख करोड़, 3 नंबर पे मध्य प्रदेश है 98,000 करोड़, फिर 4 पे बंगाल है आपको 93,000 करोड़, फिर महाराष्ट्र है 78,000 करोड़। इस तरह इसमें ये भी ध्यान रखना है कि बिहार को तो 1.25 लाख करोड़ मिला है। ये जो है ये तो हर साल सभी राज्यों को मिलता है। इसके अतिरिक्त इस बार मिला है बिहार को 98,900 करोड़। ये विशेष आर्थिक पैकेज है 98,900 करोड़। और ये जो रुपया है जो मिला है, ये वित्त आयोग की सिफारिश पर सभी राज्यों को मिलता है। ये फिक्स रहता है कि इतना मिलना ही है प्रत्येक वर्ष। और आपको बता दूं कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। और इसी वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर केंद्र के आमदनी में राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया जाता है। ये बजट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को मैंने आज आपके सामने वीडियो में डाला, और कुछ और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको इस वीडियो में न डाल के अगले वीडियो में डालूंगा, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाए, शॉर्ट वीडियो रखने के लिए। ठीक है, तो फिर आपको अगले वीडियो में बाकी का कंटेंट प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।